आप बेसिक मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बता रही थी, एंड आई थिंक आप यही बोलने जा रही थी कि कुछ और पूछना है, and तभी लाइव वीडियो एंड। So, ma'am, you just briefed us about all the basic hygiene and the use of the normal pads जो market में available होते हैं, and plus menstrual cups. So, ma'am, what about tampons? Those are also available in the market. So, how safe are those? Tampons. You can say it's just like sanitary pad kind of thing. No? It is the intravaginal pads. Tampons are the intravaginal soaking pads. Difference between cup and this tampons is cup is a collecting source. Menstrual blood is collecting in this cup, and your tampons is the soaking. Just like कि जैसे pillow and all में आपने कोई चीज भर दी और वो soak कर रहा है, just like sanitary pad. तो these are the intravaginal sanitary pads, short form of the sanitary pad. But ये बहुत अच्छे आपकी हेल्थ के लिए इसलिए नहीं है कि यूजुअली लोग 4 से 6 घंटे में कई बार चेंज करना भूल जाते हैं, या आप ऐसे सर्कमस्टांसेस में, मान लीजिए आप ऑफिस में, आपको कहीं नहीं फुर्सत मिल रही, या आप बीच में है, नहीं जा पाते चेंज करने में, तो इसमें क्या होता है कि ब्लड कलेक्ट होता रहेगा, मेंस्ट्रुएशन तो हो ही रहा है, उसका ब्लड कंटिन्यूअसली आपके पैड में सोक होता रहेगा, और जब वो ज्यादा सोक हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी बाहर बहुत टिकल होने लगे। तो जो भी आपका सैनिटरी पैड होगा, जो भी कुछ होगा, वो उसके ऊपर स्टेन भी करेगा, वन थिंग। दूसरी क्या है कि वो ब्लड जो है जब आपके बाहर के कनेक्शन में आ गया तो वो एक इन्फेक्शन का सोर्स होता है। ब्लड जो होता है वो इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा कल्चर मीडियम होता है, उसके अंदर आपका अंदर इन्फेक्शन होगा और आपको बाद में इरिटेशन, और कभी कभी बहुत ही मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसको कहते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। आपने कई जगह पढ़ा होगा कि टॉक्सिक शॉक मतलब दिस आर द फेटल कंडीशन। इसमें बचा पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, और इस सब से बचने के लिए हम एडवाइस करते हैं कि टेम्पोन्स तो बेटर ऑप्शन नहीं है। अगर आपको इंट्रावेजाइनल यूज करना है और आप बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत अच्छे स्किल है, तो आपको यूज करना है तो आप मेंस्ट्रुअल कप यूज कीजिए, नॉट द टेम्पोन्स। अगर आपको वेजाइनल इंसर्ट करना है तो बेस्ट वन इज द आपका मेंस्ट्रुअल कप। कॉस्ट वाइज भी अगर आप उसको देखो, ये जो टेम्पोन्स है वो सिंगल टाइम यूज के लिए होता है, एक बार आपने यूज किया उसको आपको थ्रो करना होगा, जस्ट लाइक सैनिटरी पैड्स। बट योर मेंस्ट्रुअल कप इज रीयूजेबल, रिवॉशेबल एंड रीयूजेबल। तो आपने वॉश किया फिर से रीयूज किया, और उसको आप 10 इयर्स तक यूज कर सकते हो। मतलब 10 इयर्स तक आइडियल जो उस पे आता है पैक पे वो रिकमेंडेड है, क्योंकि वो एक सिलिकॉन कप होता है, उसमें कोई खराब होने वाली चीज नहीं है। आपने एक बार यूज किया, 5 दिन के 6 दिन के बाद उसको अच्छे से स्लाइस करा, बंद करके रख दिया, नेक्स्ट टाइम जब साइकिल स्टार्ट हुई आपने फिर से उसको यूज कर लिया। तो वो टेम्पोन से बेटर ऑप्शन आपके लिए कप है, अगर आपको इंट्रावेजाइनली कुछ यूज करना है तो। ओके, इज इट क्लियर? Yeah. So as a doctor, as a gynec, you are advising that cotton pads are the best one for we Indians to be used on a regular basis, right? Definitely. Cotton pad, cotton sanitary जो कमर्शियल पैड्स आते हैं वही, जिसमें प्लास्टिक, आप जब भी पैड का पैकेट देखें ना उस पर मेंशन होता है कि इट इज टोटली कॉटन पैड्स, और इसमें प्लास्टिक की एक जो नाइलॉन की लेयर या कहते हैं वो थिन लेयर होती है। बट आपने देखा होगा कि कुछ, मैं नाम नहीं लूंगी किसी कंपनी का, दिस इज नॉट ए गुड थिंग, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है लेडीज को ना इरिटेशन होता है। वो कभी आप नोटिस करना कि पैड्स आपके जैसे मेंसेस खत्म होते हैं उसके बाद नीचे आपको ना हल्की सी इचिंग या इरिटेशन सा होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट नाइलॉन। वो आपकी बॉडी को इरिटेट करता है और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम। ओके, सो द क्लियर मैसेज टू द ऑडियंस, सो व्हेनेवर हम पैड्स खरीदने जाते हैं तो हमें ये चीज चेक करनी चाहिए कि उसका मटेरियल क्या है। इफ इट इज अ कॉटन वन, so we should prefer cotton over any time over any other material, or over tampons, or over menstrual cups. So Dr. Padma, our next question would be about PCOD and PCOS, which is a very 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 critical topic nowadays, which everyone talks about, and I think among 10 girls about 6 of them are suffering out of this, and at a very very early age. So what are PCOD and PCOS? First, I should clear about the PCOS and the PCOD. दो वर्ड है, they are very confusing कि मैम हमको PCOD है या PCOS है।
both are just single one when the disease is only on the ovary. PCOD means polycystic ovarian disease. जब डिजीज आपकी ओवरी तक सीमित होती है, इट इज कॉल्ड द पीसीओडी. ओके, व्हेन दिस पीसीओडी इज विद अदर ग्रुप ऑफ डिजीजेस, इट इज कॉल्ड द पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. सिंड्रोम जुड़ते ही आपको कई सारी बीमारियों का क्लियर हो जाता है. अगर आपको कभी सिंड्रोम कह दिया, दैट मीन्स कि आपके अंदर एक से ज्यादा बीमारी है, तब हम उसको सिंड्रोम कहते हैं. तो पीसीएस क्या होगा? दैट इज अ सिंड्रोम. एंड पीसीओडी इज ओनली आपके ओवरी में चेंजेस है, बाकी आपके बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं है, उसको हम कहते हैं पीसीओडी. ठीक, अब ये क्या है? व्हाट इज दिस पीसीओडी? जैसे आप कह रहे हैं कि क्रिटिकल है, बहुत होता है, डेफिनेटली आज के समय में ये बहुत देखा जा रहा है. क्यों देखा जा रहा है, क्या इसका रीजन है, वो मैं सब आपको बताती हूँ. ये एक हार्मोनल डिजीज है, और जब हमारी बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, मेटाबॉलिक डिसबैलेंस होता है, और कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. जेनेटिक का मतलब ये होता है कि फैमिलीज में चलता चले आना. ये ऐसा देखा गया है कि अगर आपकी मदर को है या आपकी नानी को है, तो आप में भी चांसेस है कि ये हो. तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है. सेकेंड, हार्मोनल डिसबैलेंस क्या होता है कि आपकी बॉडी कुछ हार्मोन सीक्रेट करती है. ठीक है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, कोई भी हो, उसमें हार्मोन सीक्रेट होते हैं. लेकिन जैसे अगर आप फीमेल हैं, तो आपकी बॉडी में जो मेल हार्मोन्स है, एंड्रोजेंस है, उनकी मात्रा बहुत कम होती है, और जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है वो अच्छे से सीक्रेट होती है. तो अगर आपकी बॉडी में किसी भी कारणों से, वो मैं कारण आपको भी बताऊंगी, किसी भी कारणों से जो एंड्रोजेंस है यानी कि मेल हार्मोन है, उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाए, जब वो बढ़ जाएगी तो बॉडी में डिसबैलेंस हो जाएगा. इस डिसबैलेंस की होने की वजह से जो ओवरी में एग है वो मैच्योर नहीं होते, एग बनते नहीं है, एग नहीं बनते, फास्ट सिस्ट बन जाते हैं, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं. उसमें ओवरी के अंदर एग, ओवरी शायद आप लोग जानते होंगे कि ओवरी क्या मैं बोल रही हूँ. ओवरी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का एक ऑर्गन होता है. ठीक है, हमारे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ऑर्गन्स जो होते हैं, यूट्रस है, सबको पता होगा यूट्रस है. यूट्रस के लोअर पार्ट सर्विक्स एंड वेजाइना, साइड्स में उसकी ट्यूब्स होती हैं, और ट्यूब्स के नीचे उसकी ओवरीज होती है. ये हमारा फीमेल बॉडी का जेनेटिकल स्ट्रक्चर होता है. तो ओवरीज का काम जो होता है, एक काम होता है उसका हार्मोन सीक्रेट करना, दूसरा काम होता है एग बनाना. जब ये एग बन जाता है, तो ये एग ट्यूब में, मेरे पास बोर्ड वगैरह नहीं है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं अच्छे से. ओवरी ऐसे मान लीजिए कि ये ओवरी है, ये इसके ऊपर से ऐसे ट्यूब जाती है. ओके, यहाँ जब ओवरी में एग बनता है, ये इसको ट्यूब में ट्रांसफर करता है. दिस प्रोसेस, एग का ओवरी में ट्रांसफर होना, इज ओवुलेशन. आप सबने सुना हो कि डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर कह रहा है आपका साइकिल अनओवुलेटरी हो गया. बड़ा कंफ्यूजन लगता है कि पता नहीं क्या हो गया. जब एग ही नहीं बना तो डेफिनेटली वो जाएगा क्या? नहीं जाएगा. हाँ, तो ये कंडीशन आपकी हार्मोनल की डिसबैलेंस की वजह से हो रही है. एग ही नहीं बनता है, और क्या होगा आपकी, जैसे मैंने बताया, मेल हार्मोन बहुत अपने आप से समझ आ रहा होगा आपको. मेल हार्मोन्स की थोड़ी अधिकता होने की वजह से जो मेल फीचर्स होते हैं, जैसे कि फेस के ऊपर बालों का, है ना, जैसे मेल पर्सन में होता है, वो आपके फेस पे प्यूबिक हेयर्स थोड़े हार्ड हो जाना, एक्सिलरी हेयर्स बढ़ जाना, चेस्ट पे बाल आ जाना. आपने देखो दिस कंडीशन इज कॉल्ड द हिर्सुटिज्म. हिर्सुटिज्म क्या होता है कि आपकी बॉडी के उन पार्ट्स पर बाल आना जो कि फीमेल्स में यूजुअली नहीं होता जाता. लड़कियों में मूछी नहीं होती है, दाढ़ी नहीं होती है, चेस्ट पे बाल नहीं होते. ये आपकी बॉडी का फेमाइन कैरेक्टर है. लेकिन अगर आपकी बॉडी में मेल हार्मोन ज्यादा हो जाएगा तो इस तरह की फीचर्स आ जाएंगे. तो ये पीसीओडी या पीसीओएस का एक फीचर होता है. दूसरा क्या होता है? एक्ने. आपकी बॉडी में ना जगह जगह जो एक्ने होते हैं फेस पे, वो ज्यादा हो जाएंगे, और उनकी जो सीवियरिटी है ना, इंटेंसिटी, कि जल्दी ठीक नहीं होंगे, ठीक होंगे तो स्टेज छोड़ देंगे, ये कंडीशन है. और क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर ओबेसिटी, ओबेस होने लगते हैं. कम एज में ही बच्चे, टीनेज में ही 25, 23 तो लेडीज बहुत ओबीज हो जाती है. वो कंडीशन क्या होती है कि जैसे बॉडी में आपका एंड्रोजन बढ़ा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, एक्चुअली सब इंटरकनेक्टेड है. मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा सबसे बताती हूँ. इंसुलिन क्या है? आप सब जानते हो कि डायबिटीज में इंसुलिन कम हो जाता है. तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी के पेनक्रियास से सीक्रेट होता है. अब एंड्रोजन क्या करते हैं? इंसुलिन को रेजिस्टेंट पैदा करते हैं. पीसीओएस में क्या होता है? एक तो ओबेसिटी हो गई, ओबेसिटी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है. वन थिंग. दूसरी चीज हमारे में मेल हार्मोन्स का इतना हो. तो इंसुलिन का जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो
आपके बॉडी के अंदर फैट बढ़ने, और जो इसका कॉम्प्लिकेशन है या पीसीओडी जब कई सारी चीजों के साथ जुड़ी हुई है, जो कि जैसे आपके अगर हिर्सुटिस भी हो गए पीसीओडी के साथ, तो इट इज पीसीओएस सिंड्रोम हो गया, एक्ने हो गए, वेट आपका वेट बहुत बढ़ने लगा, इनफर्टिलिटी हो गई, ये सब जब फीचर मिल जाते हैं इनको हम पीसीओएस कहते हैं। तो आप एक समझ कर लीजिए कि पीसीओएस क्या हुआ, हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ बॉडी का। मेटाबॉलिक इसलिए क्या कि आपकी बॉडी में अगर हार्मोन्स अच्छे से यूज नहीं हो रहे हैं, इंसुलिन कम हो रहा है, बॉडी मोटी हो रही है, लिपिड का अमाउंट बहुत बढ़ गया है, तो उसकी वजह से भी आपकी ओवरी फंक्शन नहीं करती, क्योंकि वहां भी हार्मोनल डिसबैलेंस हो। तो ये आपका हुआ पीसीओएस क्या है। इसमें आपको क्या सिम्टम मिले, आपको अल्ट्रासोनोग्राफी पे ओवरी के अंदर सिस्ट दिखे और आपके इरेगुलर पीरियड्स हो जाए। जो कॉमन यूजुअली जो लोग आते हैं क्लिनिक्स में, उनका रीजन होता है कि उनको पीरियड नॉर्मल नहीं आना। नॉर्मल नहीं आना सबको पता है कि पीरियड की एक साइकिल है, किसी की 24 डेज, किसी की 26, किसी की 28 और किसी की 40 डेज, किसी की 60 डेज तक भी है। तो दिस इज नॉर्मल। आपकी मीनार जब से आपको पीरियड शुरू हुआ लाइफ में, है ना, 10 ईयर्स 12 ईयर्स जब भी शुरू हुआ, तब से लेके आपको हर बार जैसे शुरू में थोड़ा इरेगुलर होगा, उसके बाद सबकी एक साइकिल होती है कि किसी को 3 महीने में आ रहा है, किसी को 20 दिन पे आ रहा है। जब एकदम से आपकी साइकिल डिस्टर्ब हो जाए, पीरियड डिलेड हो जाए, आ ही नहीं रहा है, आपने रूल आउट कर लिया प्रेगनेंसी नहीं है, कोई और वजह नहीं, तब भी पीरियड नहीं आ रहा, या आ रहा है तो बहुत हैवी आ रहा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, या इन बिटवीन आ रहा है, जैसे 2 पीरियड के बीच में भी आ गया, तो जब ये आपकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, ये आपका एक सिम्टम होता है पीसीओडी। और वजह से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलर हुआ तो आपने सोचा मुझे पीसीओडी हो, और चीजों में भी हो सकता है, लेकिन ये एक फीचर है पीसीओडी या आपके पीसीओएस। सेकंड जो मैंने आपको बताया हिर्सुटिस, आपकी बॉडी में कहीं कहीं बालों की ग्रोथ होने लगेगी, और जहां अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए वहां की कम हो जाएगी। जैसे सब चाहते हैं कि स्कैल्प पे उनके बहुत भारी बाल हो, लंबे बाल हो, बड़े बाल हो, वहां की ग्रोथ कम हो जाएगी, अनचाही जगह की बढ़ जाएगी, और जहां आप चाहते हो वहां की कम हो जाएगी। ठीक, दूसरा। तीसरा, एक्ने हो जाएंगे, एक्ने हो जाएंगे। फिर आपकी ओवरी में ओवम नहीं बन रहा है, अनओव्यूलेटरी साइकिल है, तो इनफर्टिलिटी, लेडी कंसीव नहीं, जो कि बहुत कॉमन होता है पीसीओडी का। यूजुअली लोग तभी आते हैं कि जब उनको कंसेप्शन नहीं होता, तो फिर वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि पीसीओडी है, ओवम नहीं। तो ये आपके पीसीओडी के सारे फीचर्स होते हैं। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? So what is the age group which suffers from this a lot? कौन सा एज ग्रुप है? पीसीओडी आपके रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है लेडी की? स्टार्टेड फ्रॉम द मिनार्की टू द वीनस। ओके, उसको हम लेडी का रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं। जैसे कि जब भी आपको फर्स्ट मेंसेस स्टार्ट हो, उससे लेके जब तक आपको लास्ट मेंसेस हो, मतलब एक तरह से आप मान के चलो कि 12-13 साल से लेके 45-50 साल तक की उम्र में पीसीओडी हो सकता है। जब तक आपकी बॉडी में मेंसेस होता है, जब तक पीसीओडी हो सकता है। ये तभी रिलेवेंट भी है, उसके आगे पीछे तो कोई कराता भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं बनता है इसका। तो कॉमन क्या है, जो कॉमन है या जिसकी वजह से हमें डायरेक्ट इफेक्ट बॉडी में देखने को मिलता है, वो यूजुअली आपका वही है कि 18 से 25-30 एज की ग्रुप में ज्यादा कॉमन, क्योंकि यही आपकी मतलब बेसिक जो है बेबी कंसेप्शन वाली एज यही होती है कि लोग 20-22 के से लेके 30-35 साल तक ज्यादा कंसीव करना चाहते हैं। इस एज में ही पता चलता है, तो यही मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है फॉर द पीसीओडी एंड पीसीओडी। बट ये पहले भी हो सकता है, टीनेज में भी हो सकता है, और ये 30-35 साल के बाद हो सकता है, किसी एज में भी हो सकता है, पूरी रिप्रोडक्टिव एज। ओके ओके, सो आपने हमें सिम्टम्स बताए हैं पीसीओडी एंड पीसीओएस को लेके। सो व्हाट कैन बी द पॉसिबल आइडेंटिफिकेशंस एंड आल्सो ट्रीटमेंट, टाइमली ट्रीटमेंट, कौन से स्टेज में जाके इसका और वर्स क्या हो सकता है, उससे पहले हमें उसका ट्रीटमेंट करवा लेना सही रहेगा? हाउ डू वी आइडेंटिफाई इट? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, जब आप किसी भी डॉक्टर के पास आते हैं, तो हम लोग जब डायग्नोज करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर सिम्टम्स। सबसे पहले आपकी बॉडी के सिम्टम हमें एक सिग्नल देते हैं कि यस यू आर सफरिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ डिजीज। ठीक, तो सबसे पहले इसको डायग्नोज करने के लिए, इसको पहचानने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल योर सिम्टम्स एंड साइन,
आपकी बॉडी में जो भी चीज मैंने बताई वो दिख रही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम आपका ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या कराएंगे, आपकी बॉडी के हम हार्मोनल लेवल कराएंगे। एलएच रेशियो क्या है, एफएसएच क्या है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो क्या है, एंड्रोजेंस कितने हैं, इंसुलिन कितना है, या ब्लड शुगर कितनी है, लिपिड का कितना है, ये सारे के सारे हम आपके ब्लड टेस्ट कराते हैं। तीसरा हम क्या कराएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट रिलेवेंट। अल्ट्रासोनोग्राफी में आपकी ओवरीज जो है वो पॉलीसिस्टिक आती है। जब हमें पता चल जाता है कि हमारी ओवरीज पॉलीसिस्टिक है, तो वो क्लियर कट एक क्लू होता है कि आपको पीसीओडी है। तो आप इन सब चीजों से आपने इसको डायग्नोज कर लिया। क्या क्या कराया आपने, क्लिनिकली देख लिया, सिम्टम एंड साइन, ब्लड टेस्ट करा लिए, अल्ट्रासोनोग्राफी करा ली, इन सब से आपको पता चल जाएगा कि यस आपको पीसीओडी है। फिर उसके बाद आपको ट्रीटमेंट क्या करना है। फर्स्ट ट्रीटमेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर सिर्फ पीसीओडी है, आपको कोई भी एसोसिएटेड अदर डिजीज नहीं है, मतलब पीसीओएस आपको नहीं, सिर्फ पीसीओडी, तो उसमें क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि मान लीजिए लेडी जो है वो चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में है ना, मतलब वो 20-22 से उसकी लाइफ अभी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, वो कंसीव करना चाहती है या कुछ है, तो उसमें हम स्टार्टिंग में पेशेंट को मायोइंस्टॉल एंड डी काइनो मायोइंस्टॉल्स देते हैं। ठीक है, इनकी टैबलेट्स आती है, इनको साइक्लिकल देनी होती है ना, क्योंकि बॉडी में ये हार्मोनल है, तो हमें साइकिल के हिसाब से देना होता है, और एटलीस्ट 6 मंथ तक हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर वो चाइल्ड बियरिंग, मतलब बहुत ही ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है कि 30 साल की उम्र में आपकी शादी, ठीक, किसी लेडी के 30 साल में हुई, 31 साल तक उसने वेट किया, बट शी नॉट कंसीव, उसके बाद उसको टेस्ट कराया पीसीओडी है, पता चला, तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बहुत ज्यादा, तो हमें इस तरह की दवा, आइडियल क्या होता है कि हम हार्मोन्स जो देते हैं वो हम बर्थ कंट्रोल पिल्स देते हैं, ठीक, जिसको कि आप ओरल कंट्रासेप्टिव कहते हैं ना, कंट्रासेप्टिव जो होते हैं वो देते हैं जिससे कि वो कंसीव ना करें, क्योंकि जब आपकी बॉडी में हार्मोनल है, तो अगर प्रेगनेंसी उस समय रह भी गई 1%, तो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड आपको कॉम्प्लिकेशन होगी, आइदर द फीटल कॉम्प्लिकेशन और द मैटरनल। फीटल कॉम्प्लिकेशन मिसकैरेज हो जाएगा, और अगर आगे गया भी तो कोई डिफेक्ट ना हो जाए, कंजराइटल डिफेक्ट, या प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, मैटरनल कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, तो इसलिए हम उसको 6 मंथ तक बर्थ कंट्रोल पिल देते हैं, कोई भी ओरल कंट्रासेप्टिव, जैसे कि आप फेमिलॉन, नॉर्मल, जो भी कुछ होता है, ऑर्बिट्रॉन, कुछ भी आप दे सकते हैं, वो बर्थ कंट्रोल। प्लस हम क्या देते हैं इसके साथ में, हम एसोसिएटेड जो भी डिजीज है, जैसे डायबिटीज है ना, तो डायबिटीज में हम क्या करेंगे, इंसुलिन सेंसिटाइजर फर्स्ट ऑफ देंगे, जैसे कि मेक्सिन, अगर उससे कवर नहीं हो रहा है, इंसुलिन की जरूरत है तो वो देंगे, या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं हम उनको देंगे, जैसे सल्फोनिल। तो जो भी कुछ है अकॉर्डिंग टू द बॉडी के डिजीज, जैसे मान लीजिए आपकी अगर हेयर ग्रोथ ज्यादा है, मतलब हिस्टोटिज ज्यादा है, तो उस समय हमें एंटी एंड्रोजन देने पड़ेंगे, क्योंकि एंड्रोजन बताया मेल हार्मोन है, उसकी अगर ज्यादा है तो हमें उसको काउंटरएक्ट करने के लिए हमें एंटी एंड्रोजन देंगे, जैसे कि स्पाइरोलेक्ट्रोन दे सकते हैं, साइक्लोहेक्टेटोन दे सकते हैं, इस तरह के ड्रग्स आपको उसमें देंगे। या वेट बहुत ज्यादा है तो वेट आपको, फिर आपको थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना होगा। आप अगर ओबीज हैं तो आपको वेट रिड्यूस करना होगा, डाइट पे प्रॉपर ध्यान देना होगा, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, आपको फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना होगा, स्लीप अच्छे से लेनी होगी, सन एक्सपोजर करना होगा क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी में आपके अंदर हो जाए, इन सब चीजों को आपको इसमें करना होगा। और साथ में जो थोड़ा सा रिकमेंडेशन है आजकल, जैसे आप घर में पूछना चाहो कि क्या अगर कुछ भी और ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो स्टार्टिंग में आप फेनुग्रीक्स के लिए बहुत प्रमोट किया जा रहा है, फेनुग्रीक सीड्स होते हैं ना, मेथी के दाने, आजकल बहुत रिकमेंडेशन चल रहा है, इसका एक रिसर्च भी चल रहा है, टेबलेट्स फॉर्म में भी आने लगा, तो आप यूज कर सकते हो, कोई हार्मफुल नहीं है, कोई लॉस नहीं है, आपको कोई इससे वो नहीं होना। तो अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे, आपकी फैमिली कंप्लीटली, सिर्फ आपको पीरियड इरेगुलर थोड़ा सा हो रहा है और आज के कोरोना काल में आप नहीं जाना चाहते, तो वेट कर सकते हो, इट्स नॉट ए लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। कोई ऐसा नहीं है कि पीसीओडी हो गया तो बाहर बहुत बड़ी बात हो गई है या पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे जस्ट थोड़ा सा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे था कि जैसे अगर कोई आइडेंटिफाई करता है सेल्फ इवैल्यूएशन के थ्रू दैट ओके आई थिंक माय सिम्टम्स आर लाइक दैट, कि शायद मुझे पीसीओडी है या फिर पीसीओएस है, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू द डॉक्टर, मुझे ये है कि ये शायद टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, सो व्हाट हेल्थ हैजार्ड्स कैन हैपन टू सच काइंड ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फ्रैंकली कहूंगी कि प्लीज अपने आप से असेस मत कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी की मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा
कि मैडम ने बताया था कि पीरियड इरेगुलर होंगे, 2 बार यहाँ कहीं दिखाई दी गई एंड यू आर जस्ट इमेजिन कि मुझे पीसीओडी हो गया, पता नहीं क्या। कभी भी किसी भी बीमारी को अपने आप से मत बना के बैठिए कि मुझे है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आप कितना कहते हो मैं स्ट्रेस नहीं करती, बट आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। आपने मान लीजिए कहीं भी नेट पे देख लिया कि पीसीओडी में ये हो जाता है, बस आपको लगा सब मुझे ही होने वाला है। तो अपनी बॉडी को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आप अपने आप से इतनी बड़ी डिजीज को डायग्नोस नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग मैं आपको ये कहूंगी कि आप घर में बैठ के ये कभी मत सोचिए कि मुझे पीसीओडी हो गया। क्यों सोचना है भाई? आपका इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है भाई क्या हुआ, एक हुआ इनफर्टिलिटी। अगर इनफर्टिलिटी है तो वो इमीडिएट तो नहीं पता चलेगा। एक आइडियल भी होता है कि आप शादी के बाद कम से कम 1 साल हस्बैंड के साथ विदाउट एनी इंटरप्शन अगर रहे, उसके बाद भी अगर प्रेग्नेंट होते तब हम उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इट्स नॉट एन इमरजेंसी। तो मैं आपको ये कहूंगी कि पीसीओडी को घर बैठ के मत पहचानिए, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए एक बार, क्योंकि आप विदाउट अल्ट्रासाउंड कभी नहीं कह सकते कि इट्स एन पीसीओडी। कोई फीचर भी, क्योंकि जो ये फीचर है और बीमारियों में भी मिलते हैं। आपने सोचा पीसीओडी है और आप बस उसके बारे में सोचने लगे, लेकिन आपको पीसीओडी का तो हो सकता है कि कोई डीयू भी हो रहा हो, कोई और अदर बीमारी हो रही हो जो कि इससे ज्यादा डेंजरस है, लेकिन आप उसको पीसीओडी समझ के बहुत लाइटली ले रहे हो कि डॉक्टर ने कहा था कोई बात नहीं। तो अगर आपको नहीं कहीं जा पा रहे हो तो सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड कर। अगर अल्ट्रासोनोग्राफी में आपकी ऑब्वियस नॉर्मल है तो आपको पीसीओडी नहीं है, इररिस्पेक्टिव आपके बाल आ गए हो, आपका पीरियड इरेगुलर हो गया या कुछ भी हो गया। तो फर्स्ट टेस्ट तो आपको जरूर कराना है, एक लोअर एब्डोमेन अल्ट्रासोनोग्राफी आप अपने आप से करा सकते हैं। अगर उसमें ओवरी क्लियर है तो आपके ये रूल आउट हो गया कि आपको पीसीओडी नहीं है। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर पद्मा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड प्लस सिंस वी हैव कॉलेज स्टूडेंट्स आल्सो एज एन ऑडियंस, सो हाउ फ्रीक्वेंटली एज अ फीमेल वी शुड गो फॉर आवर चेकअप्स? females, either it's a married female or unmarried female. First clear. Okay. आप मुझे ये बताएं कि किस तरह की फीमेल्स के बारे में जानना चाहते हैं कि रेगुलर चेकअप्स की? बोथ। अगर अनमेरिड लड़की है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड्स नॉर्मल है, एवरीथिंग इज ओके, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, जैसे आप जानते हो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं? बॉडी में एक्सिलरी हेयर्स एंड प्यूबिक हेयर्स का आना। आप घर में खुद चेक कर सकते हो कि आपको एक्सिलरी हेयर हो गए, प्यूबिक हेयर हो गए, ठीक, आपका ब्रेस्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दीज आर द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। अगर ये सब है, थोड़ा सा वॉइस में भी चेंज आता है। देखो ना बच्चियां जो होती है उनकी वॉइस थोड़ी अलग होती है, जैसे जैसे थोड़ा सा बड़े होते हैं, थोड़ी सी एज जब प्यूबर्टी क्रॉस हो जाती है थोड़ा सा हार्श होने लगती है। तो ये सब फीचर्स अगर लड़की में है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी हाइट वेट एवरीथिंग इज ओके, पीरियड नॉर्मल आ रहा है, पीरियड ठीक ठाक चल रहा है, तो अननेसेसरली मुझे नहीं लगता है कि कोई उससे चेकअप कीजिए, ठीक। क्योंकि पैनिक, एक तो क्या होता है कि जो अनमैरिड गर्ल्स होती है वो थोड़ा सा हेस्टेट करती हैं कि पता नहीं कोई क्या सोचेगा कि हम मैम को दिखाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप साल में एक चेकअप भी करा सकते हैं, कि सिर्फ ये जानने के लिए कि कोई हमारे अंदर, क्योंकि देखिए जो अनमैरिड गर्ल होती है उसको हम भी वेजाइनल चेकअप नहीं करते। ओके, इंडिया के अंदर वर्जिनिटी का बहुत ही बड़ा इशू है, तो हमारी भी मेडिकल फर्टिलिटी ये हमें वो नहीं करती है अलाउ कि हम किसी भी अनमैरिड लड़की को वेजाइनल एग्जामिनेशन, जो भी टेम्पोस और मेंस्ट्रुअल कप की बात हो रही थी इसीलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रही थी। कहा जाता है बट इट इज नॉट कि आप बिना टॉन करें हाइमेन को अंदर पहुंच जाओ, इट्स नॉट इजी। कहा जाता है कि ऐसा है, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता है कितना आसान चीज होती है। तो इसीलिए जो आपने कहा कि अगर अनमैरिड कर ले और अगर उसको प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली शी शुड कम टू द हॉस्पिटल। एक बार आए, फिर उसकी कंडीशन देख के डॉक्टर खुद एडवाइस करेगा कि आपको 6 महीने में आना है, हर महीने आना है, नहीं आना है, ये ठीक है। तो ये तो वो अनमैरिड गर्ल्स के लिए, उनको कोई ऐसे बहुत रूटीन चेकअप की जरूरत नहीं है। अगर वो बिल्कुल हेल्दी है, अच्छा से खा पी रही है, अच्छी सी हेल्थ है, तो आराम से घर रह सकते हैं, उसमें कोई चेकअप की जरूरत नहीं है। और इम्पोर्टेंट डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज, जो बहुत कॉमन आप लोगों में भी, मतलब गर्ल्स में भी होता है। देखो थोड़ा सा स्टेनिंग, पेंटी स्टेनिंग इससे नॉर्मल फिनोमेनन। जरा सा पेंटी स्टोरी लोग डर जाते हैं कि 24 घंटे आपने पेंटी पहनी, हल्का सा स्टेन लग गया, मैम हमें डिस्चार्ज हो रहा है, मैम हमें बहुत डिस्चार्ज हो रहा है। ये जैसे आपके मुंह में सलाइवा आ रहा है ना, मुंह हल्का गीला गीला लग रहा है, कुछ भी कर लो, कितने भी पैड लगा लो, मुंह ड्राई नहीं होगा।
और अगर ड्राई हो गया तो ये आपकी बॉडी के अंदर एक कंप्लेंट। तो इसलिए हल्का वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए चेकअप कराने जाने की कोई जरूरत। एक गांव में मतलब एक बड़ी सी कॉमन होती है ना, पानी आ रहा है इसलिए कमर में बड़ा दर्द है, मैम पानी आ रहा है बस कमर, पानी जो है ना कमर के दर्द की वजह से हड्डियां कट कट के निकल रही है। अरे भाई कहाँ से हड्डी पहुंच गई वहां पर मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हल्के फुल्के में कोई जरूरत नहीं है, आराम से घर रहें, अपना खाए पिए अच्छे से मस्त रहें, जब कभी जरूरत पड़ेगी डॉक्टर की दिखा लेना। अब बात होती है मैरिड, है ना, कि मैरिड में एक चेकअप आफ्टर द मैरिज बनता है। उसका रीजन ये होता है कि बहुत सी चीजें मैरिड लेडीज को क्लियर नहीं होती। अभी भी हमारे देश में इतनी ज्यादा नहीं है कि पॉपुलेशन बहुत एजुकेटेड, सब कुछ पता हो। जैसे कि आपकी बॉडी में आफ्टर मैरिज, मतलब मैरिज इन द सेंस कि आफ्टर द इंटरकोर्स, है ना, सेक्सुअल एक्टिव जब आप होती हो तो आपकी बॉडी में बहुत सी चेंज आती है, जैसे कि डिस्चार्ज है ना, या और भी बॉडी के हार्मोनल वो एक बहुत लेंदी टॉपिक है, मैं बस थोड़ा सा बताऊंगी। तो उसमें अगर आपको कभी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप घर बैठ कर सॉल्व मत करो, आप एक विजिट में डॉक्टर को जाके कि डॉक्टर मेरे साथ यही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जिसको आप प्रॉब्लम समझिए वो प्रॉब्लम है ही नहीं। जैसे आप अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे, मेरे जैसे डॉक्टर के पास, तो मैं कहूंगी तुम्हें बार बार क्या जरूरत है आने की, ठीक तो हो, घर बैठो अपना, क्यों फालतू पैसा फूक रहे हो कि हाँ, है ना। तो अच्छा डॉक्टर आपको कभी नहीं कहेगा कि ये कराओ वो कराओ, भाई अगर जरूरत है तो मैं बिल्कुल कराऊंगी, नहीं आपको ऐसे छोड़ूंगी। लेकिन अगर लग रहा है कि सब कुछ ठीक है तो कुछ नहीं। तो अगर आप मैरिड लेडी है उसको रूटीन, जैसे आपके डायबिटीज और इस सब के लिए होता है ना रूटीन चेकअप, राइट। फीमेल में ऐसा कोई इतना जरूरी नहीं। देखो डायबिटीज का भी आप चेकअप क्यों बताते हो, या आपकी बॉडी में कोई बीमारी तो नहीं पनपती। लेडीज में जो कॉमन बीमारी पनप सकती है वो कैंसर्स वगैरह पे ज्यादा फोकस होता है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं थोड़ा सा भूल गई, जो लड़कियां होती है उनको एक अपना ब्रेस्ट भी एग्जामिन करना है ना। आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ, ब्रेस्ट में देखो कि कहीं कोई लंप तो नहीं है, या निपल टच करने पे पेन तो नहीं हो रहा है, या आपकी निपल को दबाने से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। आप 3 ये फीचर देखिए, अगर ऐसा नहीं है तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, ठीक। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई लंप हो रहा है ब्रेस्ट में तो आपको जरूर दिखाना है, या आपके ब्रेस्ट के निपल को छूने से हल्का सा दर्द होना नॉर्मल है, लेकिन जैसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आपको जाना है, या आपके निपल से डिस्चार्ज है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। सेम थिंग मैरिड लोगों में भी है कि एक तो ब्रेस्ट से रिगार्डिंग उन्हें दिखाना चाहिए। फिर आज की जैसे इतने केमिकल्स, इतना एडल्ट्रेशन है, तो मैं कहूंगी कि 30-35 एज के बाद एक मेमोग्राफी करा लेनी चाहिए डॉक्टर को दिखाने के बाद। जैसे आफ्टर मैरिज आपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर, सब कुछ ठीक है, आप मान लीजिए कंसीव कर जाते हो तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ही डेफिनेटली, है ना। या आपको कंट्रासेप्टिव की एडवाइस देनी है तो आपके पास डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि ऐसे ना एब्रप्टली कुछ शुरू नहीं करना चाहिए। और एक बार विजिट डॉक्टर की, क्योंकि देखिए अब हम आपको बता रहे हैं, जैसे मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ तो आपको बेसिक क्लियर हो रहा है कि ठीक है ये बात ऐसे कर दी, आपने कहीं नेट पे देखा, ये बहुत देखा, उससे कहते हैं ना बहुत चीजें क्लियर नहीं हो पाती है, और उनको लेते अगर जरा सी प्रॉब्लम होती है तो आप तो वो इतना बड़ा चढ़ा के दिखा देंगे कि आपको लगेगा कि शायद ये सब कुछ मेरे अंदर होने वाला है ना। जैसे मान लीजिए टेम्पोज को दिखाया और उनमें दिखा दिया कि टॉक्सिक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि लगाते ही आपको पहली बार में हो जाएगा, ये आपने प्रिकॉशन नहीं लिया तब हो रहा है ना। तो इसलिए मेरी सलाह है कि आफ्टर मैरिज, मेरे 1-2 महीना 3 महीना चलो आप हनीमून लगाओ, घूम फिर आओ जब आपका मन है, लेकिन एक विजिट कर लो। उसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हो डेफिनेटली आपको फिर आना ही पड़ेगा डॉक्टर को दिखाने के लिए जब तक आपकी डिलीवरी। मान लीजिए आपका ये वाला फेज निकल गया, जो बेसिक कंसर्न आपका ये होगा कि बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए, उसमें एक ही साल में 1 बार या 2 बार अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जाके एक बार कंसल्ट कर लो। वो ये चीज करनी होती है कि कहीं कोई जैसे सर्वाइकल सर्विसाइटिस वगैरह नहीं हो। यूजुअली अगर आपको कोई कंप्लेंट नहीं है तो नहीं होता है, फिर भी ब्रेस्ट के लिए एक बार एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए, और नीचे से डिस्चार्ज में, क्योंकि जैसे सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन, सर्वाइकल कैंसर जो होते हैं ना वो, लेकिन बिना किसी फीचर के यूजुअली नहीं होता है। मैं फिर भी बार बार कह रही हूँ कि आपको कोई कंप्लेंट नहीं है तो ऐसा देखिए, डायबिटीज भी कैसे होती है, जब आपको कोई कंप्लेंट होती है तभी तो आप सोचते हो ना। हार्ट डिजीज भी आपको अब सडन हार्ट अटैक हो जाए, है ना, लेकिन कहीं ना कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जरूर होता है। मान लीजिए किसी ने एकदम से कोई बहुत ही सैड न्यूज सुनी, उसको अटैक आ गया, या किसी ने बहुत हैप्पी न्यूज सुनी, या मान लीजिए आपने कभी इग्नोर करा, जैसे हल्का सा चेस्ट पेन हो रहा है, उसने कहा नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो इतना एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है। तो ऐसी फीमेल्स को भी जो चेकअप चाहिए वो आपका
ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि 6 महीने पे जाना है, लेकिन मेरा कहना है कि आपको 30 साल के बाद 1 साल या 2 साल में एक बार दिखा लेना चाहिए एक अल्ट्रासाउंड, क्योंकि मायोमा वगैरह भी कॉमन होता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होने, नॉट द पीसीओडी और भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती है, तो आप दिखा सकते हो। बट ऐसा कोई बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि अगर आप नहीं जा पा रहे तो कुछ हो रहा है, लेकिन हाँ अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए आपको बिल्कुल ठीक है। Okay. So, according to you, self-observation and self-evaluation is far more important than going to the doctor and creating a panic, right? Definitely. If there is no disease. Okay. आपके अंदर कोई भी कंप्लेंट नहीं है तब, लेकिन अगर आपको कुछ भी एडवर्स है तो यू शुड गो इमीडिएट, फिर चाहे आपको मंथली जाए। Yeah. Thank you so much, Dr. Padma, once again. My last question would be, since we have working ladies as well with us in the audience, so working ladies का आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा, आप खुद भी working है, so आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे ये question, and because you are a gynec, so you will be the best person to answer this question. So working women की life is far different than a housewife, because उनके लाइफ में मीन्स देयर इज नो, देखा जाए तो फुल स्टॉप नहीं, वो हाउसवाइफ की लाइफ में भी नहीं है, बट अंदर बाहर होना पड़ता है इनको, बहुत सारी ऐसे इश्यूज होते हैं जो शायद वो डेली लाइफ में एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं या फिर इग्नोर करना पड़ता है। सो इन सच सिचुएशंस व्हाट आर द डाइटरी प्लान्स और लाइफस्टाइल प्लान्स दे शुड अडॉप्ट? डेफिनेटली यू आर 100% राइट कि जो वर्किंग लेडीज होती है उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा लोड होता है ना। जो हमारा इंडियन सिनेरियो है उसमें फीमेल को घर का काम तो देखना ही देखना है, चाहे आप मतलब डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, इवन कुछ भी बन जाओ, क्योंकि आपकी ना एक जो अंदर की फीमेल वो होता है ना इंस्टिंक्ट, अगर आपका सर्वेंट भी काम कर रहा है ना तो आप यहाँ चैन से बैठे नहीं रह सकती हो, आपको लगेगा पता नहीं इसने सब्जी में नमक कैसा डाला होगा, मसाले हाथ साफ से धो। मेल पर्सन को यूजुअली इतना नहीं होता है, वो कि ठीक है खाना बन गया ना लगा, लेकिन लेडीज को होता है ये हमने बचपन से अपने, आप बचपन से अपनी मम्मी को देखते आए हो है ना, हमारे बच्चे मुझे देख रहे, फिर मैं डॉक्टर हूँ, फूक जाती हूँ, इमरजेंसी होती है, लेकिन कभी ना कभी बच्चों को भी मन करता है कि मम्मी कुछ अच्छा सा बना के खिला दे। तो जो आप कहना चाह रहे हैं कि वर्किंग लेडीज के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए अगर आप बहुत अच्छी कोर्स तब तो आपके पास बहुत सारे असिस्टेंट होंगे, लेकिन कुछ लेडीज होती हैं जिनकी अर्निंग बहुत ज्यादा नहीं होती, हार्डली वो 15 to 20,000 अर्न कर रही है या 40,000 तक अर्न कर रही है, तो मतलब यूजुअली जो क्लास होती है वो ज्यादा होती है, वही 1 लाख से ऊपर अर्न करने वाले कुछ ही लोग होते हैं जो कि बहुत अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेरा जो कहने का वो मतलब है कि मैं 2 ही चीज कहना चाहती हूँ अपनी सारी वर्किंग लेडीज से, कि आपको 2 चीजों का तो जीवन में हमेशा ध्यान रखना है। फर्स्ट, डाइट। आपको जैसे घर के बाकी लोगों के लिए चिंता होती है, ऐसी आपको अपने लिए भी चिंता करनी। डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट। आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट को लेके भी मैं बताना चाहूंगी। लेडीज यूजुअली पतला होने के चक्कर में ना, लड़कियां स्पेशली तुम लोग जैसे हो कि वो हम बड़े स्लिम ट्रिम अच्छे रहे हमें, बट हेल्दी फैट इज नीड। तुम लोगों ने पढ़ा होगा फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है ना फैट। तो जब बॉडी में फैट नहीं होगा तो वो कहाँ से वर्क करेंगे। तो आप अननेसेसरी आजकल की लड़कियां 2 बूंद घी टपका दो, ना मेरे में घी नहीं डालना। आपको, मेरा जो मानना है, आपको थोड़ा सा घी भी खाना है जो हेल्दी है, जिससे आपका जो देशी घी होता है वो उसमें आपकी जो फैट होती है वो हेल्दी फैट होती है ना, वो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत नहीं बढ़ा। तो आप दिन में 1 या 2 चम्मच घी। तो ये जो वर्किंग लेडीज है थोड़ा सा उन्हें अपना खाना ठीक करना, सुबह उठ के उन्हें पूरा प्रॉपर नाश्ता करना है। होता क्या है कि जाने की जल्दी में वो नाश्ता स्किप कर देते हैं ना। कितनी बार होता है आपने टिफिन बनाया, आपके पास समय नहीं, आप चले गए, मान लीजिए वहां देर से पहुंचे, बॉस ने आपको डांट दिया या किसी ने कुछ कर दिया, पता चला वो ऐसे ही रखा है। नहीं, आपको सबका ध्यान रखना है, तब आप फिट होगे, तभी तो अपनी फैमिली को फिट रख पाओगे। तो आपको डाइट हेल्दी होगी। हेल्दी डाइट का मतलब होता है जिसमें आपकी बैलेंस हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, सारे के सारे ग्रेन्स है ना, आपका जो अनाज है, चावल और गेहूं, वो कार्बोहाइड्रेट हो गया। पल्सेस, दालें जो होती हैं आपकी, और लेग्यूम्स वगैरह जो कुछ है, और अगर नॉनवेज लेते हैं तो मीट वगैरह, ये सब आपकी प्रोटीन्स हो गई। फैट आपको पता ही है कि घी तेल जो खा रहे हैं दैट इज द फैट। साथ में आपको क्या लेना है, मिनरल्स लेने। मिनरल्स आपके जो भी फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, उसमें मिनरल्स भी, विटामिन भी।
और फाइबर रिच डाइट। फाइबर होता है कि जैसे फल कोशिश कीजिए, जूस नहीं पीना है, फल को पूरा खाइए, तो उसमें आपको फल को भी मिलेगा जिससे आपको फाइबर, फाइबर क्या करते हैं, तो आपकी बॉडी में जाके ना हर चीज को डिटॉक्सिफाई करता है, आपको वेस्ट निकालने में इजीएस्ट। तो आप बैलेंस डाइट लें, और सबसे इंपॉर्टेंट डाइट को स्किप ना करें। स्किप का मतलब होता है ना, जैसे मोटे हो गए तो खाना नहीं खाएंगे, अब खाना नहीं खाओगे तो पता चला 2 चिप्स इधर से खा लिए, जरा सा इधर से उठा के खा लिए, क्योंकि बॉडी तो मांगती है। तो स्किप नहीं करो, बैलेंस डाइट लीजिए, हर समय लीजिए। काम करने का मतलब ये नहीं है कि मैं डाइट नहीं करूँ, आप अपना भी ध्यान रखिए ना, जब सबका रख सकते हो अपना भी रख लो। ये उम्मीद करो कि मुझे कोई लाके ग्लास में दूध देगा तभी मैं पीऊंगी, अपना भी पी लो भाई। दूसरी चीज हाइड्रेशन, प्रॉपर वाटर, पानी पीना बहुत जरूरी है ना। कम से कम हर लेडी को 3 से 4 लीटर पर डे पानी पीना चाहिए। अगर आप पानी अच्छा पियोगे तो आपकी सारी चीजें बैलेंस रहेंगी। ठीक, तो आप बहुत सारा पानी पिए, जहां भी जा रहे हैं अपनी बोतल लेके जाएं, अच्छा पानी पिए। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, आपने डाइट का प्लान कर लिया। दूसरा आता है आपकी एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटी। आज की लेकिन थोड़ा सा अवेयर हो गए हैं, आजकल की बच्ची और लेडीज बहुत अवेयर है, बट जो लोग वर्किंग लोग होते हैं उनके पास समय नहीं होता। मैं ये भी नहीं कहूंगी समय नहीं होता, प्रायोरिटी नहीं होती। आप जिस चीज को प्रायोरिटी देते हो उसको कर लेते हो। अगर आपने एक्सरसाइज को प्रायोरिटी दी तो आप रात के 12 बजे भी कूद लोगे थोड़ा सा कि मुझे करना था। ठीक है, देखो जैसे मैं कहती हूँ जो बेसिक नीड है हम सब कर लेते हैं भाई। अगर हमें कपड़े प्रेस करने हैं तो हम कर लेंगे, चाहे कितने भी बिजी हो, हम ऐसे नहीं पहनेंगे। ब्रश करना है ब्रश कर लेंगे, नहाना है नहा लेंगे, और भी कुछ करना है जो हमें बहुत जरूरी लगता है वो हम सब काम कर लेते हैं। लेकिन हम एक्सरसाइज को सबसे पीछे छोड़ देते, बहुत थक गए हैं अब हमें नहीं, अब हम बैठ नहीं, क्योंकि हमारी उसके लिए ना प्रायोरिटी नहीं रहती। तो जैसे आप एक बना लो कि रोज चाहे 10 मिनट आपको, बट वर्किंग लेडीज को मैं स्पेशली कहूंगी कि 2-3 चीजें ध्यान रखें। डाइट प्रॉपर लें, रेगुलर लें, एक्सरसाइज जरूर करें, चाहे योगा कर लें, चाहे डांस कर लें, कुछ नहीं करो गाने लगा के डांस कर लो, कुछ ना कुछ आपको करना। थर्ड थिंग इज स्लीप, कुछ जरूर कर। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी किसी भी रूप में आप कर लो जो आपको कंफर्ट है। जरूरी नहीं कि आपको जिम ज्वाइन करना है तभी आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपकी बॉडी जितना आपको अलाउड करती है ना। फिर बॉडी की बात भी होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करो, अब पता चला एक ही दिन करके थक गए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपकी बॉडी जितना अलाउ करती है आपको, वो आप उसको एक्सरसाइज पे। थर्ड आता है आपका स्लीप, प्रॉपर स्लीप जरूर, सोना बहुत जरूरी, कम से कम 7 से 8 घंटे 24 घंटे में आपको सोना चाहिए। ठीक, अगर आपको डे आवर्स में सोने को मिलता है वेरी गुड, नहीं मिलता है तो नाइट में आपको 7 से 8 घंटे सोना ही सोना है। हम लोगों को छोड़ दीजिए, हमारी लाइफ जरा खराब होती है, लेकिन बाकी लेडीज जो वर्किंग लेडीज है उनको सोना चाहिए। प्रॉपर स्लीप, देखिए ये ना पूरी साइकिल होती है। तुम कभी आजमाओ, जब आप अच्छे से सोते हो तो सुबह फ्रेश उठते हो, फ्रेश उठोगे तो आपको थोड़ा सा मन करेगा कि कुछ एक्सरसाइज कर लो, कुछ अच्छे से कर लो। जब आप वो करोगे तो खाने का भी अंदर से मन करेगा, आप अच्छा खाओगे। तो सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो आपको मैंने बता दिया कि आपको हेल्दी फूड हैबिट्स, अच्छा खाना है, अच्छा पानी पीना है, अच्छी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करनी है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, और थोड़ा सा सन एक्सपोजर भी चाहिए। ठीक है, हमारी कंट्रीज में, बाकी जगहों में देखो ना, वेस्टर्न कंट्रीज में लोग सन बाथ लेने के लिए स्पेशली प्लान करके जाते हैं, है ना। हमारे यहाँ जरूरत ही नहीं है, हमारे यहाँ हर जगह सन बाथ हो सकता है भाई। आप अपने टेरिस पे चले जाओ, आंगन में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो वहां पर आपने अपनी बॉडी, एक चीज और ध्यान, जब भी आपको सन बाथ लेना है आपकी बॉडी को एक्सपोज कर, है ना। आप पता चला यहाँ तक के कपड़े पहन लिए, ऊपर से नीचे लपटे पड़े हैं और धूप में खड़े हो गए, तो यूजलेस है। आपकी जो बॉडी के अंदर आ रही है सनरेज, वो एब्सॉर्ब होनी है ना, तभी तो विटामिन डी अंदर बनेगा, तो नहीं बनेगा। तो आपकी बॉडी को आपको एक्सपोज करके आप इतना इतना पहन लीजिए, शॉर्ट्स पहन लीजिए, कम से कम आधा से 1 घंटा आप धूप में कुछ कुछ करते रहिए, खाली मत बैठो। चाहो तो वही एक्सरसाइज कर लो, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपको सनबाथ भी मिल जाएगा। ठीक, तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। हम लोग वर्किंग लोग भी अच्छे से कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अपनी लाइफ में ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है ना कि हमने वर्किंग, और अच्छी बात है ना, घर बैठ के तुम बताओ, सारी की सारी वर्किंग लेडीज खाना भी बना लेती है, सर के सारे काम करती है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करती, क्योंकि जो काम आप खुशी खुशी करते हो ना, फिर आपकी एक अपनी डिग्निटी होती है, आपको अच्छा लगता है। तो मैं सारी वर्किंग लेडीज को कि ये बिल्कुल ना सोचो, उसको टेंशन लेके ना करेगा। प्रॉब्लम क्या थी ना, वो ये मत सोचो कि मैं घर बाहर भी करके आई, घर में भी कर, उसको लाइटली लो। कई बार गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसको ये सोचो कि ये आपको, आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, आप अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हो, आप अपने मदर फादर के लिए कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो अपनी एक इमेज बनाने के लिए जा रहे हो, आपके अंदर इतना कैलिबर है,
इतने इसके लिए तो घर में बैठ के उसको, ऐसा नहीं घर बैठना भी बेकार चीज है, ये भी नहीं कहूंगी, लेकिन जब आपके अंदर एक टैलेंट है तो उसको ठीक है आप करो। बाकी समय घर में 2-3 घंटे काम करके आपका जो वर्किंग लोग होते हैं ना, उनकी हाथ में देखना एक फाइननेस होती है, स्किल बहुत अच्छी होती है। जो घर की लेडीज 4 घंटे में खाना बनाती है, वर्किंग लेडीज वही खाना 1 से 1.5 घंटे में बनाती है, और मुझे ऐसा लगता है ना। तो आप कर सकते हो, बस ये नहीं कि उसको स्ट्रेस लेके मत। प्रॉब्लम वहां आती है जब आप ना बॉडी में बहुत दिमाग में अरे मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, तो आप अननेसेसरी स्ट्रेस हो जाते हो। तो स्ट्रेस को कम रखो, हेल्दी रहो, खुश रहो, जो भी करना है जितना भी करना है, बट अच्छे से मेंटेन करो, ठीक है। कुछ और रह गया हो तो बताइए। Okay, we have a question from the audience. So one of the question is, when does white discharge requires our attention? Okay, when the white discharge is in the फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन, जस्ट उसमें फाउल स्मेल, आपको वाइट डिस्चार्ज है अगर उसमें फाउल स्मेल है, ठीक, जैसे आपने देखा या डिस्चार्ज का अमाउंट बहुत ज्यादा है, आपको पैड लेने की जरूरत पड़ी या दिन में 4 बार पैंटी चेंज करनी, याद कर लीजिए दिन में 4 बार पैंटी आपको चेंज करनी पड़ी, क्योंकि जैसे ही आप पैंटी पहनते हो वो इतनी आपको इरिटेबल सा लगता है, अनइजी लगता है कि उसमें ना स्टेन बहुत ज्यादा। अगर आपको इतना डिस्चार्ज है प्लस फाउल स्मेलिंग है तो यू टेक द एक्शन, तुरंत दिखाइए, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक। तो अगर हल्का फुल्का है कुछ नहीं, लेकिन इतना है तो आपको दिखाना है, आपको उसके लिए अटेंशन लेना पड़ेगा, ओके। एनी अदर क्वेश्चन? Yeah, there is one more question. Some people say that they can study better in night. They have better concentration at that time. Does this matter if one sleeps 7 to 8 hours in the night or any other time in a day? Will it affect the complete hormonal effect? I think होते हैं कुछ शायद. I don't know. You are the better person to tell. Definitely. ऊपर वाले ने सबके लिए बिल्कुल फिक्स चीज बनाई, रात में सोना, दिन में खाना। आपकी बॉडी का भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, ठीक, जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसी हिसाब से होते हैं। जैसे बहुत एक छोटी सी चीज बताती हूँ, तुम लोगों ने सुना होगा कि एंटी थायराइड ड्रग जो होती है वो अर्ली मॉर्निंग लेनी होती है हम लोग को, एम्प्टी स्टमक। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जो हार्मोन सीक्रेट होने का होता है वो एक पर्टिकुलर समय होता है, ठीक है, हर हार्मोन। तो कायदा यही कहता है कि आपको दिन में जागना है और रात को सोना है। लेकिन जो आपने कहा कि बच्चे के अगर किसी के आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक अगर खुद बनाना चाहें, जैसे सपोज अगर आपको लग रहा है कि बहुत वही शोर शराबे वाले माहौल में है, वहाँ बच्चा दिन में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, उसके पास इतनी प्राइवेसी नहीं है, तो अगर वो रात में पढ़ता है तो मैं यही कहूंगी ठीक है थोड़ी सी आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होगी, लेकिन बैलेंस होता है ना, आपने इधर डिसबैलेंस करा लेकिन आपने फिजिकल एक्टिविटी कर ली, थोड़ी सी डाइट प्रॉपर ले ली और वही स्लीप आपने दिन में पूरी कर ली, तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसे न चल के ऐसे चल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा, उससे उसके इक्वलेंट तो नहीं होगा जो रात में सो रहे हैं, लेकिन ठीक है हमारी जो सर्कमस्टांसेस है या जो हमारी कंडीशन है तो वो उसमें करके उसको मेंटेन कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा हर्ष नहीं है कि लोग अगर रात में पढ़ना चाह रहे हैं तो वो अपनी क्लॉक कैसे बनाए, है ना, लेकिन उनको वही चीजें ध्यान रखनी कि सोना भी, ये पता रात में भी नहीं सोए और दिन में भी नहीं सोए तो फिर दिक्कत है। कर सकते हैं, करना पड़ता है, लेकिन अगर बिल्कुल आइडियली पूछो तो गलत है, लेकिन प्रैक्टिकली ठीक है, कर सकते। ओके और ऐसा कुछ होता है, ये भी क्वेश्चन ऑडियंस से ही है बट शी हैज रिटन इन अ वे, तो आई एम जस्ट इंटरप्रिटेटिंग हर क्वेश्चन। सो ऐसा कुछ होता है वाइट डिस्चार्ज हैपेंस मोर इन समर एंड लेस इन विंटर, या फिर मोर इन विंटर लेस इन समर, समथिंग लाइक दैट? बिल्कुल बिल्कुल, यू आर 100% राइट। प्रॉब्लम मैं अब आपको बताती हूँ क्या होता है। कुछ चीजें आपकी खुद की क्रिएट करी हुई, जैसे विंटर्स में आप लोगों ने वुलन्स यूज करे, है ना, कुछ लोग क्या करते हैं पैंटीज यूज नहीं करते, है ना, कुछ जो लेडीज होती हैं कुछ लोग पैंटीज यूज नहीं करते, या पैंटीज का क्लोथ, जैसे गर्मियों में तो कॉटन पहन लिया, सर्दियों में नायलॉन की पहन लिया। तो एक तो हमेशा कॉटन क्लॉथ जो होता है वो बॉडी के लिए सूदिंग इफेक्ट करता है, आपकी बॉडी के उससे लेवल करता है। तो पहली चीज तो हमेशा पैंटीज आपकी प्रॉपर कॉटन की होनी चाहिए, नायलॉन वगैरह बिल्कुल फैशन नहीं होना चाहिए, ठीक। पहले बिल्कुल यस फर्क पड़ता है, थोड़ा सा एनवायरमेंटल फैक्टर का फर्क पड़ता है, समर्स और विंटर्स में अंतर आता है पर बहुत ज्यादा नहीं होता है। यही मैंने बताया कि उन्होंने वुलन्स डायरेक्ट पहन लिया, अब उससे इरिटेशन हुआ, थोड़ा सा डिस्चार्ज बढ़ गया,
या जैसे बाहर एटमॉस्फेयर में पॉलन्स होते हैं या कुछ होते हैं, उनकी वजह से कुछ एलर्जिक रिएक्शन हुए तो उसकी वजह से डिस्चार्ज हो गए, तो समर उसमें वेदर का इफेक्ट पड़ सकता है, वेदर का इफेक्ट प्लस माइनस हो सकता है, ठीक। लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ते, बहुत ज्यादा इसमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, अगर है तो। और कभी कभी सेल्फ लिमिटिंग भी होता है, कभी कभी आई थिंक शी लेफ्ट ना। Yes, ma'am. I guess there's some internet issue from her side. I have invited her again. Yes, she's back. शिका Yeah. ओके, आई टोल्ड कि अगर वेदर का फर्क पड़ता है, लेकिन जो आपके द्वारा इंड्यूस है ना, जैसे आपने वुलन कपड़े डायरेक्ट पहन लिए तो उनकी इरिटेशन से डिस्चार्ज हो सकता है, तो जो मैन इंड्यूस है या आपने खुद करा है उसको आप चेंज कर दो, बाकी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क, वो तो बॉडी में हर चीज में होता है ना। सर्दियों में जैसे आपकी स्किन ही है, स्किन ले लो, सर्दियों में फटी फटी हो जाएगी, गर्मियों में अच्छी हो जाएगी, तो उससे कुछ करना थोड़ी है, आपको कुछ नहीं करना, खूब सारा पानी पियो, भूल जाओ, हाइड्रेशन प्रॉपर रखो, सब ठीक हो जाएगा। I'm sure definitely जिन्होंने ये question पूछा था, she got the answer. So next question, I think this is the last question for today evening, Okay. and be winding up the session in a while. This girl has asked that I have a huge hair fall issue. I have had a history of PCOD, but now my periods are pretty regular. Does solely hair fall signifies that my PCOD haven't recovered yet? Periods become regular, not necessarily. You first go for the ultrasonography, you first see what is the ovarian condition at now. Okay. What is your age, please? Actually, Age. the question is from audience. I don't know whether she'll be able to reply it or not. Okay, okay. If she is in the reproductive age group, if she is in reproductive age group, and she is planning for the conception, if there is तो उसको इमीडिएट अल्ट्रासोनोग्राफी, सिर्फ पीरियड नॉर्मल हो जाने से आप ये नहीं कह सकते कि आपकी पीसीओडी कंडीशन ठीक, ठीक। अगर आपकी ओवरी में अंडा अभी भी नहीं बन रहा, sorry to interrupt, she's 20 years old. 20 years, तो शी इज सेइंग कि पीरियड रेगुलर हो गए, एंड वन थिंग मोर कि उनकी अल्ट्रासोनोग्राफी फाइंडिंग क्या क्या, वन थिंग, पीरियड रेगुलर हो गए, गुड, कांग्रेचुलेशन, मे बी आपकी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस नॉर्मल हो रहा है। अब ये आपके पीरियड जो नॉर्मल हुए आइदर ऑन द मेडिसिन और इट्स ऑन, वन थिंग हो सकता है यू आर टेकिंग द हार्मोनल ड्रग्स जिसकी वजह से पीरियड नॉर्मल हो गए, तो यू आर सेइंग कि मेरा पीसीओडी ठीक हो गया, नॉट इट, आपने हार्मोन्स लिया इसलिए पीरियड नॉर्मल आ रहा है। अगर आपके विदाउट मेडिकेशन पीरियड्स नॉर्मल आ रहे हैं और अल्ट्रासाउंड में कि आपकी ओवरीज नॉर्मल है, यस यू आर क्योर्ड अबाउट इट। फर्स्ट थिंग और कि पीसीओडी में इतना ज्यादा पैनिक नहीं होने की जरूरत है कि ठीक हुआ या नहीं हुआ, है ना। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में नहीं हो तो आप अल्ट्रासाउंड कराओगे नहीं, है ना। आपके दोनों बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, अब आपको तो अगर पीसीओडी है भी तो आपको कहाँ फर्क पड़ रहा है, मान लीजिए कि अगर आपके पीरियड्स, तो इसमें कोई इतना मतलब ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ कि आजकल के लोग पीसीओडी का नाम सुन के बहुत ज्यादा ऐसे हो जाते हैं कि मतलब क्या हो गया। मेन जो इसका कॉम्प्लिकेशन है इनफर्टिलिटी है। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है तो फिर ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। शी इज ऑफ 20 years old, मोस्ट प्रोबेबली वो मैरिड नहीं होगी जहां तक मुझे लगता है, And 20 years में वो around 10 kgs without medication. रिड्यूस द वेट, बस आपका आंसर आप ही के हाथ से आ गया कि आपने अगर वेट 10 किलो रिड्यूस करा, जैसे आपका मेटाबॉलिक डिसबैलेंस ठीक हुआ, हार्मोनल डिसबैलेंस ठीक हो जाएगा। नॉर्मल इज अ गुड थिंग, उसने बहुत अच्छा किया, मेरी तरफ से उनको हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस, उन्होंने वेट रिड्यूस करके पीसीओडी। थोड़ा सा मैं उनको एडवाइस करूंगी, थोड़ा सा फेनुग्रीक सीड्स ऑयल इस्तेमाल कर, तो आपको शायद मेडिकेशन की जरूरत ना पड़े। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग लाइफ, कि आपको कोई आगे इससे दिक्कत ना, बट उनको एक अल्ट्रासोनोग्राफी करा लेना चाहिए। ओके Dr. Padma, thank you so much for your time today in the evening and making our menstrual hygiene day so informative. And it was such a brief session. You gave all means all the queries जो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं पर कहीं ना कहीं उनके exact answers नहीं मिल पाते हैं हमें. And anyways, I'm a working person, so I can get it from somewhere or the other, but the audience we have
एंड जिनके साथ हमने कोलैबोरेशन में आज ये सेशन रखा है, there are many students who are from 18 to 20 age group. I'm sure all of them have got so much of information from you today during this session. From Pragyata Foundation, I thank you once again for this session. Over to you. Thanks a lot. Okay. Thank you Thanks so a much, lot, ma'am. This everyone. valuable Thank you, session has everyone. been held. Nice And to thank hear you for all your of you. Thank you. participation. Okay. Bye. I would also like to thank Pragyata Foundation for collaborating with us. Thank you everyone for Definitely. joining us. And I Thank hope you had a Thank you. meaningful time. Bye-bye. Okay. Bye. Bye. Thank you, ma'am. Be safe. Always, all wears the mask outside Yeah. your Be home safe. and be safe. And okay. Okay. Bye. Okay, Okay. bye-bye. Thank you, ma'am. Bye. Bye. Bye.